आज का टॉपिक है पहाड़ी शैली। जिन चित्रों को आज हम पहाड़ी शैली के चित्र कहते हैं, उनको पहले राजपूत चित्र कहा जाता था। सर्वप्रथम आनंद कुमार स्वामी ने राजपूत कला को दो भागों में विभाजित किया, राजस्थानी शैली और पहाड़ी शैली। पंजाब, हिमाचल की पहाड़ियों में जो चित्र शैली प्रचलित रही, उसको पहाड़ी शैली के नाम से पुकारा गया। उधर राजस्थान के विभिन्न राज्यों में जो चित्र शैली प्रचलित रही, उसे राजस्थानी चित्र शैली कहा। फिर अजीत घोष ने भी पहाड़ी शैली को एक स्वतंत्र शैली माना। आनंद कुमार स्वामी ने भी पहाड़ी चित्रकला के अनेक कला केंद्रों का भ्रमण किया, वहाँ के कलात्मक सौंदर्य को नज़दीक से पहचाना और उसका हमें विशिष्ट कला के रूप में परिचय दिया। पहाड़ी शैली के जन्म स्थान के बारे में भी बड़ा मतभेद है कि जन्म स्थान गुलेर है या कांगड़ा। इस मतभेद पर अधिकांश व्यक्ति यही मानते हैं कि गुलेर में पहाड़ी शैली का जन्म हुआ। संभवतः गुलेर शैली ही 1780 के लगभग अपनी उन्नत अवस्था में कांगड़ा पहुंची और कांगड़ा शैली के नाम से प्रसिद्ध हुई। पहाड़ी शैली के जन्म के पीछे वहाँ की लोक कला थी। फिर उसी लोक कला से ही जिस शैली का जन्म हुआ, उसी कला शैली को पहाड़ी राजाओं ने अपने दरबार में मान्यता दी। गुलेर के शासकों का मुगल के साथ भी अच्छा संबंध रहा। जहांगीर, शाहजहां तथा औरंगजेब के साथ संबंध होने से मुगल कलाकार यहाँ पहाड़ी क्षेत्रों में आए। इसके साथ ही औरंगजेब के समय में चित्रकारों को राज्य में आश्रय मिला। उन कलाकारों ने पहाड़ी क्षेत्रों में आकर वहाँ के अच्छे वातावरण से प्रभावित होकर चित्र रचना की। कहने का तात्पर्य है कि उसी वातावरण में उन्हें कला सृष्टि के लिए प्रोत्साहित किया। उधर दूसरी ओर गुलेर शैली ने ही कांगड़ा शैली को जन्म दिया। इसकी पुष्टि हो जाती है क्योंकि कांगड़ा कलम के जितने पुराने चित्र हैं, उन चित्रों का गुलेर के साथ संबंध है। जहांगीर के काल में दिल्ली राज्य के चित्रकारों की संख्या बहुत अधिक थी। जिन कलाकारों को राज्य में उचित स्थान नहीं मिला, वे कलाकार कला प्रेमियों की खोज में यहाँ आए और वहाँ बसौली स्कूल के कलाकारों से भी ये मिले और दोनों ने एक साथ मिलकर चित्र बनाए। इस शैली के लिए यह कहना बेमेल न होगा कि गुलेर राज्य ने ही पहाड़ी चित्रकला के पोषण में मुख्य भूमिका का निर्वाह किया। पहाड़ी चित्रकला का पुनरुद्धार 1910 में डॉक्टर कुमार स्वामी के सद्प्रयासों से ही हुआ, जब इलाहाबाद में कुछ कांगड़ा चित्रों को प्रदर्शित किया गया। 1916 में उनका एक अद्भुत ग्रंथ राजपूत पेंटिंग्स नाम से प्रकाशित हुआ। इसमें पहाड़ी चित्रों को राजस्थानी से भिन्न बताते हुए हिंदू पेंटिंग ऑफ पंजाब हिमालयास कहा गया। 1926 में ओसी गांगुली की कृति मास्टर पीसेस ऑफ राजपूत पेंटिंग प्रकाशित हुआ। श्री जे.सी. फ्रेंच द्वारा 1930 में पहाड़ी कला केंद्रों की यात्रा करने के पश्चात हिमालयन आर्ट पुस्तक का प्रकाशन 1931 में हो पाया। इसी पुस्तक के माध्यम से पहाड़ी कला विद्वानों के बीच एक अहम चर्चा का विषय बन गई। 1952 में W.G. आर्चर, जो विक्टोरिया एंड एल्बर्ट संग्रहालय लंदन के क्यूरेटर थे, उन्होंने पहाड़ी चित्रकला पर अपनी 2 पुस्तकें इंडियन पेंटिंग इन द पंजाब हिल्स और कांगड़ा पेंटिंग प्रकाशित हुई। यहीं से पहाड़ी कला का एक स्वतंत्र व मौलिक चिंतन आरंभ हुआ।
आर्चर महोदय ने पहाड़ी कला संबंधी अनेक शोधपूर्ण लेख लिखे तथा भारत में आकर पहाड़ी स्थानों का भ्रमण किया। श्री राय कृष्णदास जी ने भी समय समय पर अपनी लेखनी इस विषय पर चलाई। डॉक्टर B.N. गोस्वामी ने पहाड़ी चित्रशैली के उन्नयन के संदर्भ में कई लेख प्रकाशित किए। उन्होंने यह सिद्ध करने का सफल प्रयास किया कि पहाड़ी चित्रकला मुगलिया कलाकारों के प्रोत्साहन का प्रतिफल नहीं थी, बल्कि पहाड़ों में बसे वहीं के चित्रकारों का अपना मौलिक प्रयास था। अब हम पहाड़ी शैली के प्रमुख केंद्र या आरंभ का केंद्र गुलेर के बारे में पढ़ेंगे। गुलेर राज्य को 1405 में राजा हरिश्चंद्र ने आरंभ किया, परंतु 17वीं शताब्दी में यह स्कूल प्रसिद्ध हुआ और 17वीं शताब्दी में मुगल राज्य का भी यहाँ पर बहुत अधिक प्रभाव हुआ। यहाँ के राजा रूपचंद ने विक्रमचंद तक मुगल शासकों के साथ राजनीतिक संबंध बनाए रखा, यहाँ तक कि गुलेर के राजाओं ने मुगल राज्य की वेशभूषा में अपने पोर्ट्रेट बनवाए। राजा गोवर्धन चंद्र इनके समय में दिल्ली राज्य के अनेकों कलाकार यहाँ आए, जिसमें कुछ कलाकार भी थे। यहाँ के चित्र रामायण, महाभारत आदि विषयों पर मुख्यतः बनाए गए। रामायण के 14 चित्र गुलेर में मिले हैं। एक चित्र में दिखाया गया है कि सीता को रावण ने बंदी बना लिया है और राम लक्ष्मण वानरों को इकट्ठा करके सीता को वापस लाने का परामर्श कर रहे हैं। दूसरे दृश्य में रावण अपने महल में राक्षसों से मंत्रणा कर रहे हैं। इस चित्र के दूसरे भाग में राम लक्ष्मण वानरों के साथ हैं और उड़ता हुआ हनुमान रावण के महल की तरफ जा रहा है। एक चित्र में 10 मुख वाला रावण और अशोक वृक्ष के नीचे बैठी सीता है। उनके पास दूसरे राक्षस और राक्षसियां हैं। इनके अतिरिक्त कृष्ण से संबंधित भी विभिन्न विषयों को बनाया गया, जैसे राधा के लिए प्रतीक्षा करते हुए कृष्ण बगीचे में बैठे हुए हैं। उनके पास सखियां नृत्य तथा गायन आदि कर रही हैं। ग्वालों के साथ कृष्ण के चित्र हैं। सोते हुए नंद को डसता हुआ सर्प एक चित्र में दिखाया गया है। इस चित्र में सर्प के मुंह में नंद का पैर है तथा कृष्ण नंद को बचाने के लिए प्रयत्नशील हैं। कुछ चित्र दुर्गा देवी की पूजा करते हुए चित्रित हैं। इसके अतिरिक्त चंदी देवी, शिव पार्वती, मंडमाला बनाती हुई पार्वती तथा द्रौपदी का वस्त्रहरण और अनेकों चित्र बने हैं। इसके अतिरिक्त राजा गोवर्धन चंद्र के अनेकों चित्र बनते हैं। यहाँ 1750 से 1770 तक नारी चित्रण आरंभ हुआ है। उनको विभिन्न रूपों में चित्रित किया गया है। उनकी विभिन्न मानसिक अवस्थाओं को बड़े सरल व सुंदर ढंग से व्यक्त करने में कलाकार सफल हुआ है। नारी को सौंदर्यपूर्ण बनाया गया है। कोमल लतिका सादृश्य अंग प्रत्यंग नारी के विभिन्न रूप, जैसे भारतीय संस्कृति में माना गया है कि यदि नारी किसी नदी या तालाब के किनारे अकेली बैठी है तो वह विरहिणी का प्रतीक है, जो अपने विरह को दूर करने के लिए एकांत में रहना चाहती है। एक चित्र में ऐसा दिखाया गया है कि कोई रानी तालाब में स्नान करने के बाद बैठी है। उसके हाथ में हुक्का है और चारों तरफ सखियां उसे घेरे हुए हैं। एक सेविका हाथ जोड़े हुए बैठी हुई है। संभवतया वह कोई सूचना दे रही है और रानी उसकी तरफ देख रही है। एक चित्र में स्त्रियां दिवाली मना रही हैं। इस संयोजन में पर्सपेक्टिव यूरोपियन कला शैली जैसा है। इतना सुंदर पर्सपेक्टिव का प्रयोग हमें पंजाब की पहाड़ियों में और किसी अन्य स्थान में देखने को नहीं मिलता। एक चित्र में स्त्री केले के पेड़ के सहारे खड़ी है। दाएं हाथ में
बीच में पेड़ का तना है और चारों तरफ लिली के सैकड़ों पुष्प खिले हैं जिनको वह देख रही है। एक चित्र यद्यपि 18वीं सदी का है। इस चित्र में एक स्त्री अपने आंचल में पुष्पों को तोड़ तोड़ कर इकट्ठा कर रही है। दोनों हाथों से पुष्पों को तोड़ते हुए दिखाया गया है। इसमें भी चारों तरफ पॉपी के फूलों की क्यारियां हैं। 19वीं शताब्दी के अंत तक यहाँ पर कला चलती रही और फिर कुछ राजनीतिक कारणों से यहाँ की कला समाप्त हो गई। यद्यपि 1890 तक गुलेर के राजा लोग कला प्रेमी रहे, परंतु गोवर्धन चंद्र ने कला की उन्नति के लिए कला को जितना प्रोत्साहित किया उतना किसी अन्य राजा ने नहीं किया। इसलिए यहाँ गोवर्धन चंद्र के समय में कला सबसे अधिक उन्नत रही। इसके चित्रों की विशेषता है सुंदरता के साथ साथ सादगी का गुण देखने को मिलता है। उसके बाद की कला में निरंतर मुगल शैली का प्रभाव अधिक रहा। इस समय के चित्रों के विषय यद्यपि हिंदू थे, परंतु उन पर मुगल प्रभाव अधिक है। रंगों में पहले जैसी फ्रेशनेस नहीं रही और गोवर्धन चंद्र की मृत्यु के बाद उनके पुत्र प्रकाश चंद्र ने अपने पिता के समान कला के प्रति रुचि नहीं रखी। इसके साथ ही उन्हीं दिनों कांगड़ा और चंबा इन केंद्रों में कला बहुत उन्नत हुई और यहाँ के राजा कलाकारों को बहुत अधिक प्रोत्साहित करते थे। 1811 में गुलेर में सिखों का राज्य हुआ, इसलिए यहाँ पर 1840 तक सिख शैली चलती रही। सिखों के विषय जो गुलेर में कृष्ण से संबंधित बनाए जाते थे, अब उनमें रुचि नहीं ली गई, अतः अपने पोर्ट्रेट बनवाने लगे। जैसे राजा रणजीत सिंह के कुछ पोर्ट्रेट मिलते हैं, उनके समय के बाद के कुछ राजाओं के पोर्ट्रेट बने हैं। यहाँ तक कि हिंदू राजाओं ने सिख वेशभूषा में अपने पोर्ट्रेट बनाने में रुचि ली, परंतु अब निरंतर कला शैली में अवनति के चिन्ह प्रकट होने लगे थे। गुलेर के पास ही कांगड़ा केंद्र बहुत समृद्धशाली होने के कारण गुलेर शैली खत्म प्राय सी हो गई।